हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारी यूपी पीसीएस की सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस के लगातार क्वेश्चन देख रहे हैं। 2018 के देखे, 2017 का देखा, आरओ के पूरा पेपर देखे जो अभी हाल ही में प्री मेंस के देखे। आज हम यूपी पीसीएस प्री 2019 का पेपर देखेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो 2020 का देखेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करो यार। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर किया करो। आप लोग देखते भी हो पर शेयर नहीं करते हो यार। इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करिए। कोई कमी रह जाए तो बताओ यार, ठीक है। आज हम चालू कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के लिए काम करती है? तो ये फ्रेंड्स अग्नाशय होता है। ये जो दोनों के लिए काम करता है। इसमें मतलब क्या होता है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि। ये भी याद रखना कि एक मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो अग्नाशय कहा जाता है। दोनों प्रकार उत्तक और कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। बाह्यस्रावी में यह मुख्यतः पाचन में सहायक होती है। अंतस्रावी में यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्वान है? तो कैल्शियम जिप्सम में पाया जाता है। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ, इसका सूत्र आप याद रखेंगे कैल्शियम का, CaSO4 2H2O। ये भी कई बार पूछा गया है, आप याद रखिएगा। रासायनिक सूत्र क्या है इसका? CaSO4 2H2O। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश के लिए, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए, दूधिया मैग्नीशियम प्रति। सर, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, न कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। फिर भी आप ये भी याद रखिए क्योंकि तीनों नीचे भी पूछे जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम आर्टिफिशियल वर्षा के लिए, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए, जो गठिया पड़ जाती है उसके उपचार के लिए लिथियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, दूधिया मैग्नीशियम का उपयोग प्रति अम्ल के लिए किया जाता है। ये देखिए फोटोग्राफी में उत्पन्न तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति में होता है। तो फिनाल एवं फ्लेवोनाइड की, ठीक है, फिनाल एवं फ्लेवोनाइड की वजह से। तुलसी ऑस्मियम सेक्टम एक औषधीय पौधा। इसमें महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रधानाशी अतः प्रति ऑक्सीकारक गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना फ्रेंड, जिन्होंने ये लगातार क्वेश्चन देख रहे होंगे, जो देख लेंगे तो उनको गस्टेड है कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये भी वादा है। इकोसिस्टम क्या होता है? फिर क्वेश्चन इकोलॉजी होता है और इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादक पाया जाता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर सेकेंड उपभोक्ता आते हैं। इसमें सीधा आंसर हो जाएगा उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपोषण मतलब जानते हो फ्रेंड, इसको इंग्लिश में यूट्राफिकेशन कहते हैं। सुपोषण मतलब जब आपने हमेशा देखा होगा इसको, आप जब भी खेत में या खेल में खेलने गए होंगे या रोड में गए होंगे तो आसपास जो तालाब रहता है उसमें ग्रीन ग्रीन काई तरह की पड़ी रहती है, उसी को एल्गी बोला जाता है। ये उसी को है यूट्राफिकेशन या हिंदी में सुपोषण बोला जाता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन कम करता है। बिल्कुल फ्रेंड, जब ये पूरी काई ऊपर जम जाती है ग्रीन एल्गी, तो क्या होता है, जो नीचे वो रहते हैं मछली या कोई भी कीड़े मकोड़े, वो सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए उनमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। मानव गतिविधियों में परिवर्तित पारण कहलाता है। मानव द्वारा निर्मित जो पारण परिवर्तन करते हैं तो उनको एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। भूमध्य रेखा कथनों में से कौन सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से दूर की ओर बायोडाइवर्सिटी में वृद्धि होती नहीं फ्रेंड, घटती चली जाती है। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ऊपर को जाएंगे वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश कम होता जाता है। जब सूर्य का प्रकाश कम होता जाएगा तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी कमी होती जाएगी, ठीक है। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों की आश्रय देते हैं। विशालता जैव विविधता अमेजन मौसम पर बिल्कुल सही है। जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुव की ओर घटती जाती है, भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण से जैविक सूचक प्रसिद्ध उपकरण है? वायु प्रदूषण कौन सा? लाइकेन कौन होता है? ये तो कई बार रिपीटेड है, लाइकेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, पाश्चीकरण चाय के लिए नहीं होता, ये दूध के लिए होता है। लुई पास्चर ने नियम दिया था। अम्लीकरण किसके लिए होता है? समुद्री जल में। प्रतिलोम का होता है पेयजल में। विकृतीकरण का होता है प्रोटीन में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? शाकनाशक फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड। शाकनाशक मतलब ऐसे रसायन जिनका उपयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, इसका प्रमुख उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट इसका सूत्र क्या है? NaClO3। ये आप याद रखेंगे, ये आ सकता है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो कौन? मीथेन। धान के खेत, जुगाली करने वाले जानवर, दीमक में, सब में मीथेन पाई जाती है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान में स्थित है फ्रेंड? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक $1000 बिलियन से अधिक की राशि का निवेश करना तथा सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करना। फ्रेंड्स ये याद रखेंगे आप कि 2030 तक $1000 बिलियन से अधिक राशि निवेश करना है तथा सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास तैनाती की प्रदान करना है, गति प्रदान। इसीलिए सोलर पैनल को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में भी। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र कौन बन गया है? तो दमन द्वीप। ये कई बार आया है, ये 2018 के हुआ था, तब से ये कई बार आ चुका है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ कि कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसमें मतलब एक भी मरीज नहीं मिले कोविड-19 के? वो है फ्रेंड्स अंडमान निकोबार। ये याद रखिएगा। और अगर पूछ ले कि भारत कौन सा ऐसा जिला है जिसमें 100% वैक्सीन कर दी गई हो, तो फ्रेंड वो MP का इंदौर है। ये अभी हाल ही की न्यूज है। निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SSD पर आधारित भारतीय राज्यों को वैधता धनात्मक संबंध है। बिल्कुल सही है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा, स्वास्थ्य, घनिष्ठ के साथ अंतर संबंध, ये भी सही है। बहुआयामी निर्भरता सूचकांक क्या शामिल होते हैं? तीनों शामिल होते हैं फ्रेंड। SDG में, इसमें SDI में ही पूछा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। इसके इनको अगर इनके भी सब भाग होते हैं, स्वास्थ्य में 2, शिक्षा में 2 और जीवन स्तर में 6, तो टोटल हो अगर पूछ ले तो 10। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोटों से उत्तर चुनिए। वन जीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स 1972 में आया था। बायोडायवर्सिटी अधिनियम 2002 में आई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CIS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्युदर घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन करना कानूनी रूप से अनिवार्य? 21 दिन में। 21 दिन में। और 1969 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता है किसको फ्रेंड्स? HIV परीक्षण को। उच्च रक्तचाप शामिल है, मधुमेह, मृत्यु का पंजीकरण इसी के तहत फ्रेंड। ठीक है। विस्तार पुनर्गठन के माध्यम से इसमें स्कूल पूर्व शिक्षा, मृत्यु का पंजीकरण इत्यादि भी सम्मिलित किया गया, जबकि HIV परीक्षण घटक इसमें शामिल नहीं किया गया है। पारंग क्वेश्चन टास्क वक्र पारवरणिक क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पारंग U आकार का फ्रेंड्स। इसके मैं आपको बता दूं, ये इन परीक्षा वाणी के लास्ट में आप जाके देखिएगा, लास्ट वाले चैप्टर में ये सब दिए हैं। वक्र जितने होते हैं, लाफर वक्र, ये सब उनके लॉरेंस वक्र सब दिया है। अगर आप उसमें जाके देख लेंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण। सतत विकास से ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने के लिए योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। बिल्कुल सही, दोनों सही है फ्रेंड्स। और ये याद रखना फ्रेंड्स, हर साल संस्टेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, 2, 3, 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए, निम्नलिखित में किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष
योजना पहल फ्रेंड इसी के तहत जो गैस सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। वर्ष 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय उसकी योजना पहल, ये याद रखना पहल योजना किसकी है, तो केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय की है योजना। तो ग्रीन और रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ नगद हस्तांतरण योजना के रिकॉर्ड को प्रमाण दिया गया है। अब तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, सिलेंडर तो 900 रुपये हो चुका है। पहल योजना का पूरा नाम प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है। केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इस 54 जिलों में 15 नवंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था। 1 जनवरी 2015 पूरे देश के शेष जिलों में लागू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा फ्रेंड्स, इसको ये अधिनियम जानते हैं जो आपको 2 रुपये में गेहूँ 3 रुपये में चावल मिलता है ना, ये उसी की योजना है। और अब आप जानते हो कि राशन कार्ड भी औरतों के नाम में बनने लगे, मम्मी पापा के नाम में बनने लगे, तो वही उसी की योजना है राष्ट्रीय खाद्य योजना। वर्ष यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। महिलाओं बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना है। 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। देखिए कहा ना फ्रेंड्स मैंने, देश की जनता को खाद्य और पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 23 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया था। इसमें प्रमुख प्रावधान इस प्रकार, देश की 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या अर्थात देश की कुल जनसंख्या के लगभग 2/3 67% को आच्छादित करना है। पात्र परिवारों को 3 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये में क्रमशः चावल गेहूँ मोटे अनाज की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी। ये वही। और अंत्योदय, इसके अलावा अंत्योदय अन्य योजना ये भी याद रखिए कि अति निर्धन परिवारों को जो प्रति परिवार प्रति माह 35 केजी खाद्यान्न रियायती दर पर प्रदान किया जाता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला का नाम परिवार के मुखिया के तौर पर नामित करने और उन्हीं के नाम पर राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। वही अगला क्वेश्चन है, भारत में पट्टेदारी सुधारों के उपाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, ये तीनों सही है फ्रेंड। लैंड रिफॉर्म, समान रूप से भूमि लैंड रिफॉर्म तथा विशेष रूप से पट्टेदारी सुधारों का उद्देश्य सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से पट्टे या जोतों के स्वामित्व का पुनः वितरण तथा भूमि के अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से परिचालनात्मक जोतों को पुनर्गठित करना है। फ्रेंड्स ये पूरी डिटेल दिए है, अगर जिसको भी और डिटेल से पढ़ना है, अगर मैं क्लास को इस तरह कराया तो फ्रेंड बहुत लंबी चली जाएगी, तो हमारी स्टडी करियर चैनल में जाके वहाँ सब की PDF ले सकते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन उत्पाद प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समानतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। फ्रेंड्स चारों सही हैं इसके आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये मैं 16 तारीख से फ्रेंड्स, ये 16 या 17 तारीख से वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू करूँगा। उसमें ये सब आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। सुएज नहर कहाँ है, क्षेत्र में उत्तर के दक्षिण भाग में कहाँ से गुजर जाती है, मैं पूरा उसमें आपको डिटेल से एक दिखाऊँगा। ठीक है, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित करना है, तो उसमें क्या है, लेक मंजिला, लेक टिमसा, लेक बिटर लेक और लेक लिटिल बिटर लेक, ये चारों हैं। फ्रेंड्स आप टेंशन लीजिए, मैं ये पूरा कराऊंगा आपको अभी बस। और वादा है कि जिस तरह ये पूरे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यूनिक होगी और पूरी कंप्लीट होगी, प्लस आपको नोट्स भी दूंगा पूरी उसकी। टेलीग्राफी का पठार ये भी फ्रेंड्स उसमें पढ़ा जाता है। ये उत्तरी अटलांटिक कटक में रिज, ये जैसे हमारे पहाड़ होते हैं ना, चोटियाँ, उसी तरह रॉकी पर्वत, उसी तरह समुद्र के अंदर उनको कटक रिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय इसमें चक्रवातों के नाम किस देश से संबंधित है? बिली बिली किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। हरिकेन्स कहाँ पाया जाता है? USA में। टीफू कहाँ पाया जाता है? वर्गों कहाँ पाया जाता है? फिलीपींस में। टेफू कहाँ पाया जाता है? जापान में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर। और कुछ भी नहीं पता होगा ना फ्रेंड्स तो भी आप कर लोगे। हरिकेन्स कहाँ है? USA में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर
रेल मार्ग पर अवस्थित है। फ्रेंड्स ये मैं सब कराऊंगा, आप टेंशन लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये पूरा पढ़ाऊंगा। सोची नहीं पड़ता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में। इसकी कुल लंबाई याद रखेंगे, कभी ये भी पूछ सकता है इसकी लंबाई कितनी है। 9289 किलोमीटर लंबा है। ये मैं आपको पूरे मैप में अच्छे से दिखा कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संताना कैलिफोर्निया में, हबूब सूडान में, यामो मिस्ट्राल ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंड मिस्ट्राल फ्रांस और इटली के आसपास पड़ती है। तो यामो जापान में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखा भी होगा इसमें कहाँ है, मिस्ट्राल। हाँ ये देखिए हवा है जो रूस के साथ स्पेन फ्रांस में प्रभावित करती है, मैंने कहा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला तलचर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है, महानदी। आपको याद है सिंगरौली, एक सिंगरैनी। देखिए सिंगरौली कहाँ पड़ता है, सोन नदी के पास। सिंगरैनी कहाँ पड़ता है, दामोदर घाट। कर्णपुरा कहाँ पड़ता है, गोदावरी नदी के पास। ठीक है, कर्णपुरा कहाँ है, दामोदर नदी के पास। और सिंगरैनी ये फ्रेंड्स कई बार पूछा है। सिंगरैनी कहाँ है, गोदावरी नदी के पास। ये सिंगरैनी पड़ता कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए तेलंगाना हो गया है, पड़ता पहले वहाँ था, क्योंकि मेरे मैप में वही बना था तो मैंने बता दिया। अब पढ़ने लगा तेलंगाना में। तो इसका कितना, अगर आपको पूरा पता भी नहीं होगा तो भी आप कर सकते हो, कुछ टफ नहीं। तलचर आपको इतना भी पता होगा कि महानदी में पड़ता है। देखिए सीधा इसका आंसर डी मिल रहा है, और डी सिर्फ इसी में है। निम्नलिखित में कौन से एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो बुर्ला मंदाता की पहाड़ चोटी नहीं है, इसमें सही है फ्रेंड। नामचा गुरखा अरुणाचल प्रदेश में है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम से कम होती जाती है। कौन से पश्चिम फ्रेंड्स, अगर ये मानसून में आपको सुमित सर ने बहुत अच्छे से बताया होगा कैसे कम होती चली जाती है। वेस्टर्ली जस्टिंग क्या होती है, ईस्टर्ली जस्टिंग क्या होती है, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया होगा आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। जिसको नहीं समझ में आया इसका आता तो वो आप सुमित सर की क्लास देख लीजिएगा, ज्योग्राफी में अब पूछते हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह रहता है। तो फ्रेंड लूनी नदी है, ये अजमेर से निकलती है, ये भी याद रखना, अजमेर से निकलती है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में किस डेल्टा का एक उपभाग है, बंगाल। ये अपने बहुत टफ क्वेश्चन था। अभी तक सिर्फ आपको ये पता होगा कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है, वहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा या सुंदर डेल्टा, बंगाल डेल्टा के नाम से जाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, इन्हें गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को। एक पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा, एक पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा। एक निष्क्रिय एक सक्रिय। पश्चिम, अब इसको भी देखिए इसने डिवाइड कर दिया। पश्चिम निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 उपभागों में, मतलब कितना है, एक अभी तक हम जानते थे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का भी डेल्टा 2 भागों में डिवाइड होता है, पश्चिम निष्क्रिय डेल्टा, एक पूर्वी सक्रिय डेल्टा। अब पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा भी 3 उपभागों में डिवाइड हो जाता है। एक में होता है मोरीबंद डेल्टा, एक प्रौढ़ डेल्टा, एक जौर सक्रिय डेल्टा। ये है फ्रेंड, मतलब कितना टफ क्वेश्चन है। इसमें आपके दिमाग खुल जाएगी ना, ये तीनों नाम। निम्नलिखित कथनों विचार की। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड जरीब एक प्रकार का नहीं था। जरीब अकबर काल में एक नाप की इकाई होती थी जिसे जरीब कहा जाता था। ठीक है, दाम की मुद्दा से देसाई राजस्व अधिकारी होता है, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता है। पर जरीब जो हमारे खेतों में लेखपाल नाप करने आते हैं, वो जो जरीब का उपयोग करते हैं, उसी को आज हम यूज करते हैं, उसी को जरीब कहा जाता था। लिखा भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची में मुल्ला, इसमें क्या आना है फ्रेंड, पुस्तकों के नाम बताना है। तो अमीर खुसरी आशिका थी,
अमीर खुसरो की अमीर खुसरो की आशिका थी, ठीक है। मुल्ला दाऊद की प्रगति कथा थी। सोमनाथ की क्या थी, रागिबोध। और दामोदर कवि की चंद्रायन। ये अगर आपको नहीं भी पता फ्रेंड, मुझे मान लीजिए सिर्फ इतना पता था कि अमीर खुसरो की आशिका है, तो अमीर खुसरो की आशिका सिर्फ ऑप्शन 2 किस में है, चौथे में, सिर्फ बी नंबर में। देखिए ये हो गया आंसर। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर की पूर्व तानसेना को संरक्षण दिया था, तो महाराठा के महाराजा रामचंद्र सिंह। और ये भी याद है कि फ्रेंड तानसेन की उपाधि अकबर ने नहीं दी थी उसको, इनको रामचंद्र सिंह ने ही दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें राजधानी और शासकों के नाम मिलाना है। पल्लव वंश की राजधानी फ्रेंड्स क्या थी, कांची थी। क्या थी, कांची। और पांड्यों की मदुरा थी। यादवों की क्या थी, देवगिरी थी। और काकतीय की क्या थी, वारंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ये फ्रेंड्स है अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन यार, जिनको नहीं पता ना, और साउथ की हिस्ट्री याद करना अपने आप में ही और टफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रबिया और दौरानी का मकबरा, फिर औरंगजेब फिर एक शेर शाह सूरी मकबरा, हुमायूं का मकबरा, आटला मस्जिद। देखिए फ्रेंड सबसे पहले बनी थी आटला मस्जिद, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, उसके समय तैमूरों का आक्रमण हुआ 1398 में। उस समय ये छोटे छोटे जो राज थे अपने आप में स्वतंत्र हो गए। उसी समय ये भी आज़ाद हुआ था जौनपुर, जिसमें आटला मस्जिद का इब्राहिम शाह सरकी ने किया था निर्माण इसका जौनपुर में। तो आटला मस्जिद बनी थी। फिर आटला मस्जिद के बाद फ्रेंड्स याद रखना कि शेर शाह सूरी का मकबरा आया था, क्योंकि वो 45 में मरा था। फिर हुमायूं का मकबरा आया है, फिर रबिया दौरानी का मकबरा आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ऐसे फ्रेंड्स आपको क्लियर होना चाहिए पेपर हॉल में, तभी आप कर पाएंगे वहाँ। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसमें अकबर ने प्रारंभ किया था, ये सही है। मनसबदारी और एकतादारी व्यवस्था जब मैं मेट्रोल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा इनमें अंतर स्पेशली क्या था। मनसबदारी पद एक पैतृक था, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, मनसबदारी पद पैतृक नहीं था। पैतृक मतलब वंशानुगत नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसमें फ्रेंड्स पूछ रहा है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, मंगलोर की संधि, साईबाई की। देखिए फ्रेंड्स साईबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में। ठीक, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, एक हुई थी 12 अगस्त को, एक हुई थी 16 अगस्त को। एक अवध की संधि हुई थी, एक इलाहाबाद की। एक हुई थी मंगलोर की संधि कब हुई थी, 84 में। मद्रास संधि कब हुई थी, 1969 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं भी पता होता तो एक का भी पता होता कि इलाहाबाद संधि 1765 में हुई थी, फिर मंगलोर 1784 में हुई थी। तो एक से ही फ्रेंड्स ये इनमें यही खासियत है कि अगर एक भी आपको पता है तो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं के कानून को व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों को सही से मिलाइए। तो पूना एक्ट कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। गांधी समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। क्रिप्स मिशन क्या हुआ था, 16 अगस्त 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 12 मार्च 1930। फ्रेंड्स अगर आपको डेट सहित क्लियर है ना इस तरह फ्रेंड्स, तो आपको कोई हिला नहीं सकता पेपर निकालने में। फ्रेंड्स मैं बताता बिल्कुल सही हूँ यार, जुबान में कभी कभी क्या होता है ना, बोलना कुछ चाहता निकल कभी कभी कुछ जाता, पर मैंने बताऊँगा बिल्कुल सही है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, बिल्कुल से जब बंगाल विभाजन किया था। पूर्वी बंगाल असम नामक इसको असम को आसाम कर दिया नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ये भी सही है फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सिया फार्मूला कब आया था। तो फ्रेंड्स ये आया था जुलाई 1944 को, राजगोपालाचारी जी के द्वारा। ये देखिए फ्रेंड्स जुलाई 1944 में आया था, इसे अस्वीकार कर दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र। ये कौन है? बिपिन चंद्र। ये घटना चक्र की जो लास्ट में बुक बहुत बार पूछी गई, वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरणीय संरक्षण और संवर्धन वन सुरक्षा की बात की गई? दोनों फ्रेंड्स की गई है बात। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों में। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, 1/3 की बात की गई है संविधान में, ना कि 50%। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग। बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, इसमें गांव में जो निर्वाचन सूची में शामिल हैं उनको गिना जाता है। मध्यवर्ती स्तर एक पंचायत होगी। बिल्कुल सही है, ये सही है। ये देखिए लिखा भी है, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी भी ग्राम संबंधी निर्वाचित नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों को मिलकर बनाई जाती है। मजदूर किसान शक्ति संगठन का नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? तो फ्रेंड किससे? ITI अधिनियम से। ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स यार प्लीज़ सपोर्ट मी और प्लीज़ शेयर मी। अगर क्लास अच्छी लगती है और कोई कमी रह जाती है तो बताओ यार, हम भी न्यू हैं, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा लगता है और कोई कमी रह जाए हम करेंगे यार, और जो भी कराएंगे पूरा कराएंगे। इसके बाद मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू करूँगा 17 तारीख से फ्रेंड, और पूरी कंप्लीट करूँगा और इसकी नोट्स भी दूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ, एक एक चीज़ दिखाऊँगा आपको वर्ल्ड में अच्छे से, वादा है। बस प्लीज़ सपोर्ट चाहिए आपका। इसके साथ क्लास ख़त्म करूँगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।